है और आज इन्होंने सिर्फ कमेंट्स में ही प्यार नहीं दिखाया, क्योंकि कई साल तक मुझे लगता था कि ये प्यार सिर्फ कमेंट्स में है। जब आप जेब में से पैसे निकाल के टिकट खरीदते हैं तो वो फिल्म की दुनिया में वो चीज़ फिर मैटर करती है, क्योंकि कमेंट्स से फिल्म नहीं बन सकती। फिल्म बनती है टिकट सेल से, जो मैं इतने साल से बोल रहा था, और फाइनली सब लोगों ने उस चीज़ को एक्चुअली प्रूव किया। इस री रिलीज के दौरान अ, आपकी 9 साल पुरानी कौन सी फ्लैशबैक है जो आपको वापस आपके दिमाग में आने लगी, यादें ताज़ा होने लगी? यही कि मैं 9 साल 10 साल पहले अपने डायरेक्टर्स के ऑफिस में इस फिल्म को पाने के लिए ऑलमोस्ट भीख मांग रहा हूँ, वो मुझे याद आ रहा था। और फिर उनका मुझे मना कर देना, क्योंकि ऑलरेडी किसी और की कास्टिंग हो चुकी थी, ये मुझे याद आ रहा था। फिर उन्होंने कहा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारे यहाँ, प्लीज़ जाइए यहाँ से। तो फिर मेरा उनसे और ज़्यादा रिक्वेस्ट, प्लीड करना, मतलब ऑलमोस्ट गिर के, कि प्लीज़ मेरा ऑडिशन देख लीजिए, ये सब याद आ रहा था। फिर उन्होंने कहा किसी को, अपने एडी को, रवि जी करके एक असिस्टेंट थे, उनको बोला ले इसका ऑडिशन यार, इसको हटाया। तो मैंने कहा आप बस मेरा मेरा वर्जन देख लीजिए इंदर का, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उसको देखा है, समझा है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो उन्होंने ऑडिशन देखा, फिर रवि जी लेके गए, ऑडिशन दिखाया, और वो 1 घंटे बाद आए, उन्होंने कहा फिर से करके दिखाओ। तो मैंने फिर से करके दिखाया वो सब। तो फिर उन्होंने 1 घंटे बाद वापस आए, उन्होंने मुझे हग किया और बोले हमारे प्रोड्यूसर सर का तुमने बहुत नुकसान करा दिया है, क्योंकि सारे कपड़े बन चुके थे। 2 दिन के बाद वो शूट है, जो बाथटब वाला जो सीक्वेंस है अगर आप देखेंगे, वो उसकी तुरंत 2 दिन बाद था। और उन्होंने, जब मैं शुरुआत में उनसे बोल रहा था कि मुझे करने दो, उन्होंने कहा था आप टाइम वेस्ट करो, बगल वाले ऑफिस में जो है लड़का, जो हमारा हीरो है वो सिलेक्ट हो चुका है, वो बैठा हुआ है स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जब ये सब हुआ, जब विनय सर, राधिका मैम ने देखा, विनय सर और दीपक मुकुट सर से उन्होंने बात करी, मेरा ऑडिशन देखे, तो विनय सर ने फिर मुझे हक किया और बोले कि हर्ष, तुमने दीपक मुकुट सर का काफ़ी नुकसान करा दिया ऑलरेडी, क्योंकि अब सब कपड़े चेंज होंगे, कॉस्ट्यूम चेंज होगा, और अब तुम्हारे लिए बनेंगे क्योंकि तुम फिल्म कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे हक किया, तो वो सब मुझे याद आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा सर मैं कुछ आपसे पूछूं, उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा सर वॉशरूम जाना है। तो उन्होंने कहा इतनी देर से तो बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा बगल वाले ऑफिस में चले जाओ। तो जब मैं वहाँ गया तो वो लड़का एक्चुअली वहाँ बैठा था और वो पढ़ रहा था उस पर। और कई साल के बाद उस लड़के के साथ फिर मैंने एक फ़िल्म करी, दंगे, और वो मेरे ऑपोजिट था इस फिल्म में। तो लाइफ फुल सर्कल हुई, और आज ये फिल्म वापस थिएटर में, तो यही सब नॉस्टैल्जिया दिमाग में ही चल रहा है, यही सब चीज़ें याद आ रही हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप ऑफिस में जाके काम मांगते थे, आपके काफी करीबियों को पता होगा, सबको ये बात नहीं पता है जो आप फन पे गिटार प्ले करते थे। काफी अलग ही बात है वो। हम्म। अब नाउ यू आर द मोस्ट टैलेंटेड एंड फेमस स्टार। हम्म। सो कैसे जर्नी डिस्क्राइब करोगे, वो किस्सा भी अगर आप सुनाना चाहो तो? वो तो मतलब दैट इज़ वन ऑफ द जॉब्स विच आई हैव डन ऑनेस्टली। मैंने इतने सारे जॉब्स किए जिसके बारे में बोलना बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको, क्योंकि घर से जब आप भागते हो तो आप सीधा फिल्म के सेट पे नहीं लैंड होते हो। सबसे पहले आपको 2-3 घंटे बाद भूख लगना शुरू हो जाती है घर से भागने के बाद, फिर आपका दिमाग चलता है पैसे कितने। तो मेरे जेब में 200 थे, 75 की टिकट खरीद ली थी, 125 बाकी थे। वो तो खर्च हो जाते हैं आधे दिन में खाना वाना खाने में, और उसके बाद फिर आपको लगता है कहीं से कुछ जॉब की जुगाड़ करी जाए। तो फिर वो जॉब की जुगाड़ मैंने फिर एसटीडी बूथ में रजिस्टर मेंटेन करना शुरू किया। फिर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक है, तो फिर मैंने वो साइबर कैफ़े में शुरू किया। एसटीडी बूथ में मुझे 10 रुपये मिलता था पर डे, साइबर कैफ़े में 20 रुपये पर डे मिलता था, तो कम से कम एक मील में वहाँ पे जो है कमा पा रहा था। वहाँ से फिर मैं डिलीवरी बॉय बना, किसी की बाइक लेके और सामान डिलीवर करना, वो सब किया। फिर मैं एक डीजे का बैग उठाता था, वो डीजे डीजे नितेश और डीजे रिक्कू, ये लोग अभी भी कोई उसमें से सुन रहे हो तो उनका मैं बैग उठाता था, उनका असिस्टेंट था। मैं बैग रखता था, कंसोल को साफ़ करता था, फिर वो लोग आते थे, फिर मैं चला जाता था, तो वो भी मेरा एक काम था। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे और जॉब किए हैं। लेकिन वही मैं आप सबके साथ ये बोलना चाह रहा हूँ कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको रोज़ रोज़, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कई बार हफ्तों, महीनों, सालों तक नहीं मिलेगा। रोज़ आपको उठ के तैयार होना है और अच्छे से अपना काम करना है और चुपचाप शांति से सोना है। अगले दिन फिर उठ के आपको पूरा काम करना है, फिर चुपचाप शांति से सोना है। जब आपके 10,000 आवर्स पूरे हो जाएंगे, एक रूल है कि 10,000 घंटे जब आपकी किसी भी शिद्दत में पूरे हो जाते हैं, तो वो आपकी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। मेरे 10,000 घंटे 2 बार हो गए तो पहली बार में तो मुझे फिल्म मिली,
फिर मैंने 10,000 घंटे और सोचा इस बारे में और इसकी तरफ काम किया। तो 10,000 आवर्स का एक रूल होता है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और इस एक्सपीरियंस के बाद मैं और 10,000 घंटे के लिए तैयार हूँ कि मेरी और भी अगर स्ट्रगल रहेगी मैं वो भी करूँगा। सो इतना प्यार, इतना क्रेजीनेस देखने के बाद, सो व्हाट इज द सक्सेस फॉर हर्षवर्धन राणा? सक्सेस फॉर हर्षवर्धन राणे वुड बी कि वेट करने की कैपेसिटी। मेरे लिए वही एक सक्सेस है कि अगर आप वेट कर सकते हो रोज़ काम करके, तो आई थिंक आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि रिजल्ट तो अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं मिलेगा, वेट कर सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो। तो सर अपना एक्ट्रेस की कास्टिंग कैसा हुई थी? 25 एक्ट्रेस के बाद में उनको कास्ट किया गया था मावरा जी को, उसके बारे में क्या था? 25 तो नहीं, आई थिंक ज़्यादा, मेरे ख्याल से 200 से ऊपर लोगों की उन्होंने ऑडिशन लिया था। और वो भी कम है कि उनको 200 में ही मिल गई मावरा, वो बड़ी बात है। क्योंकि जो मावरा ने इस फिल्म के लिए किया है वो इम्पॉसिबल है। मैं बोल रहे कि मावरा जैसा कोई एक्टिंग नहीं कर पाएगा उससे, अगर वो नहीं होते तो इतना मूवी करते नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मावरा कैसा रहता है कि जब घर में खाना बनता है ना, तो ये बोलना कि मम्मी नहीं होती तो खाना नहीं बनता है गलत है। क्योंकि अगर पापा नहीं होते तो सब्ज़ी कौन लाता? तो पापा वह हैं प्रोड्यूसर, मम्मी है डायरेक्टर, जो कढ़ाई में खाना बन रहा है वो है एक्टर, जो दादी आपको खाना खिला रही है वो है ऑडियंस, वो है म्यूज़िक डायरेक्टर। आपके हिमेश सर नहीं होते तो मूवी हिट नहीं होती। तो क्रेडिट एक जगह पे रखना एक 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 बीमारी है। हम लोगों में एक डिजीज़ है कि हम सारा क्रेडिट एक तरफ चाहते हैं, अपनी तरफ चाहते हैं। ये एक बीमारी है, इससे आप लोग दूर रहें। और जैसे गाड़ी चलती है, 4 पहिए, इंजन, बॉडी। अब आप कहोगे पहिए नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इंजन बोलेगा मैं नहीं हूँगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। फिर बॉडी बोलेगी चैसिस कि भाई मैं नहीं हूँगा तो गाड़ी में बैठोगे कैसे। सो मैं ये मानता हूँ कि ना इस फिल्म का रीज़न कोई एक जन है, बल्कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर से शुरुआत होती है। उनका थॉट, उन्होंने इंदर को लिखा, स्केच किया, उन्होंने मावरा को लिखा, स्केच किया। फिर एक प्रोड्यूसर चाहिए सॉलिड, जो अपना पूरा रिसोर्स, पैसा जेब से इस पे लगा दे। तो प्रोड्यूसर के बिना भी मूवी नहीं बन सकती। फिर चाहिए हिमेश रेशमिया सर, जो इस मूवी का जो पूरा खिचड़ी है उसके आपको आपको आपके कानों में डाल दें। तो उनकी वजह से ये मूवी का जो हमारे सोल में ये मूवी का इमोशन उतरा है, हिमेश रेशमिया सर की वजह से उतरा है। फिर आते हैं एक्टर्स जो इस थॉट को आपकी तरफ लेकर जाते हैं। सो किसी भी फिल्म में, किसी भी सिटी में, किसी भी प्रोजेक्ट में एक चीज़ पे उंगली रखना बेवकूफ़ी कहलाएगी। और हर किसी को आपको, जैसे अभी आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप माइक, आप कैमरा पकड़े खड़े हैं, आपके बिना इंटरव्यू नहीं होगा। बट अगर ये माइक नहीं होता तो इसके बिना भी नहीं होता। फिर लाइट ज़्यादा खड़े हैं, लाइट नहीं होगी तो इंटरव्यू नहीं। एक जन को कभी क्रेडिट दे ही नहीं सकती। इसलिए मैं कभी भी सिर्फ मैं हमेशा देखता हूँ कि सारी टीम को किसी भी चीज़, जो कोई भी चीज़ बनती है वो टीम की वजह से बनती है। एक बैट्समैन या एक बॉलर की वजह से कोई नहीं जीतता। अगर पार्ट 2 बनता है तो सर अपने खुशी में किसको देखते हो? आपको, आप आ जाओ। नहीं, मैं देखना, मैं प्रोड्यूसर का बेटा थोड़ी हूँ कि मैं मतलब मैं इसको देखता हूँ उसको देखता हूँ। सर मैं एम्प्लॉई हूँ। आप आ जाओगे तो मैं आपके साथ कर लूँगा। अरे मतलब मावरा नहीं नहीं, कोई भी आए। और ये मतलब आप ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी बना लो कि हमारा वो इंसान जिंदा हो जाए, तो मैं आप ही को बोल दूँ कि आप ही राइटर बन जाओ इसके। तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि एक ही सच है दुनिया में, वो है टू डाई। करेक्ट। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी बड़े बड़े महात्मा भी इस चीज़ से बच नहीं पाए। राजा महाराजा, कितना भी पैसा आपके पास होगा, जो एंड होता है वो डेथ होती है। और डेथ के बाद अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी आ गई है तो मुझे प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं अपने पहले डैडी को ज़िंदा करना चाहूँगा। उसके बाद सेकंड सबसे पहले मैं मावरा के कैरेक्टर को ज़िंदा करूँगा। अच्छा 14 फेब को भी लगेगी, मतलब कंटिन्यू रहेगी मूवी? सर मैं तो प्रोड्यूसर का बेटा नहीं हूँ सर, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लोग देखेंगे तो सर क्यों नहीं रहेगी। ओके, तो लास्टली जो आपको इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, फिल्म को इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? और सनम तेरी कसम 2 के लिए क्या? ये फिल्म का जो सक्सेस है, मेरे सारे उन एक्टर्स को भी मैं देना चाहता हूँ जिनसे शायद मेरी इतनी बातचीत नहीं है, बट मैं उनकी मेहनत देख रहा हूँ काफ़ी सालों से। और जो ज़िंदा हैं, जो नहीं हैं,
उन सभी को मैं ये सक्सेस समर्पण करना चाहता हूँ। और क्यों हुआ है ये फिल्म, ये ऑडियंस की वजह से, जो एंड में आके किसी भी चीज़ को ज़िंदा कर सकते हैं। पार्ट 2 के लिए मैं ये कहूँगा कि पार्ट 1 के लिए मैं नीचे आके चिल्लाया था, पार्ट 2 के लिए मैं 11 दिन नीचे पानी पी के अनशन करूँगा। थैंक यू सो बिल्कुल मच। सर। थैंक यू।